हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, आपके शरीर के सबसे व्यस्ततम अंग की बात करें तो उस पर हमारा टॉपिक होगा और उसका नाम है हार्ट। इसे कोई हिंदी में हृदय कहते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, इसकी हमने फ्रेमिंग पहले से कर रखी है। इस फ्रेमिंग को समझने से पहले हम लोग हार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसके बारे में सबसे पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी को ले लेते हैं। इसकी स्थिति कहाँ पे है और कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। पुनः इस चित्र पर चर्चा करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से हार्ट पर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करना। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, हार्ट के सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो अध्ययन है, इसके अध्ययन को किस नाम जानते हैं। तो अध्ययन की बात करेंगे। अध्ययन तो इसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी आपका जो हृदय है एक परिसंचारी अंग है। हृदय जो है, हार्ट एक परिसंचारी अंग है। हृदय एक मांसपेशी अंग है, यानी कि इसकी संरचना जो मांसपेशी से हुई है। स्थान की बात करें तो आपका एक नाम आता है नाच, NATCH। अभी हम नाच की आपसे बात करेंगे, नाच क्या चीज़ है। चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं। नाच देखिए, जब हम लोग फेफड़े की लंग्स की बात करते हैं तो जो हमारा फेफड़ा होता है, आपका जो दायां फेफड़ा होता है ये आपका पूरी तरह से होता है। लेकिन वहीं पर जब हम बाएं फेफड़े की बात करते हैं तो वह आप उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से होगी, इस तरह से। और यही जो यहाँ पे देख रहे हैं इसे कर्व हो जा रहा है, जो यह स्थान मिल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं नाच, NATCH, नाच। नाच और हमारे जो हार्ट की, हृदय की जो स्थिति होती है वह यहाँ पर होती है, ऐसे कुछ होती है। तो जो आपके लंग्स के, जो आपका बायां है, बायां जो आपका फेफड़ा है, उसका जो एक कर्व है, इसी को नेज बोलते हैं। तो इसकी स्थिति यहाँ पे होती है। कन्फर्म हो गया होगा। जो हमारा हार्ट है, हार्ट 2 नंबर और 6 नंबर की पसलियों के बीच स्थित है। अभी हम पसलियों की बात करेंगे और इसके आकार की बात करें। आकार तो इसका आकार बंद मुट्ठी के समान है, बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी के समान। यहीं पर 2-3 बिंदु पर और बात कर लेते हैं। वजन की बात करें तो इसका वजन जो है भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न है। वजन तो इसका औसत वजन जो होता है, औसत वजन आपका 300 ग्राम का है, 300 ग्राम। पुरुष में देखेंगे, पुरुष में इसका भार तो 280 से आपका 340 ग्राम हो जाएगा, यानी 350 ग्राम लिख सकते हैं। महिला में देखेंगे तो इसकी वजन 230 ग्राम से 280 ग्राम तक। पुरुष महिला की बात हो गई। और अगर यही हम जो है बच्चों में देखेंगे
तो बच्चों में आपका 25 से 30 ग्राम तक। चलिए इतनी बात हो गई। अब हमने बात किया था आपसे इसके स्थान को लेकर के, तो हमने आपको नैच बताया था और इसकी स्थिति को लेकर बात किया, तो आपके 2 नंबर से और 6 नंबर के पसलियों के बीच होता है। देखिए यहाँ पे आपके सीने की यहाँ पे देखिए पसलियाँ पाई जाती हैं और एक आपके बीच में आपकी हड्डी पाई जाती है इस तरह से, और इसी से पसलियाँ जुड़ी होती हैं। यहाँ से आपकी पसलियाँ होती हैं इस तरह से। एक दो, चलिए इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा। बारह आपका इधर हो गया, 12 इधर हो गया, ये आपकी पसली हो गई। ये देखिए जो बीच की हड्डी होती है इसको स्टर्नम के नाम से जानते हैं, और हमारा कन्फ्यूजन होता है, अभी हम लोग देखेंगे कन्फ्यूज हम लोग कैसे होते हैं। स्टर्नम, स्टर्नम हड्डी के माध्यम से पसलियाँ जुड़ी होती हैं। और यहीं से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारे सीने में हड्डियों की कुल संख्या पूछ ली जाती है, तो हम लोग 24 कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुल पसलियों की संख्या 12 जोड़ी है, तो 12 दूना 24। लेकिन जिस हड्डी के माध्यम जुड़ी थी उसका नाम स्टर्नम है, इसको भी ऐड किया जाता है, अर्थात जो है कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 25। अब हमारा जो हृदय है उसकी स्थिति देखिए, 1 नंबर, ये देखिए 2 नंबर पसली हो गई, 2 नंबर हो गई, देखिए 3 4 5 6, 6 नंबर पसली हो गई, 6 नंबर पसली। जो हमारा हृदय है इसी के बीच में स्थित है, 2 नंबर से 6 नंबर के बीच में। हमारे हार्ट की स्थिति 2 नंबर पसली से लेकर के और 6 नंबर पसली के बीच में हमारे हार्ट की स्थिति है। यहाँ से आपको इसको सिर्फ बनाने का तात्पर्य हमारा यही था कि आप लोग इस हड्डी को जाने, पसलियों को जाने और उसकी स्थिति को जाने। तो यहाँ से हम लोग इतना जान लिए। अब देखिए ये जो हमारा हार्ट है, हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम लंग्स की बात करें, आप देखिए जो स्टर्नम की बात आती है कि हमारा हार्ट का मैक्सिमम भाग किस दिशा में होता है। देखिए जब हम फेफड़ा बनाते हैं, लंग्स को बनाते हैं, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट लंग्स, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो लेफ्ट लंग्स है, यानी कि जो बायां फेफड़ा है, वह यहाँ पे कुछ इस तरह से मुड़ा होता है, और इसी को क्या कहते हैं? नाच कहते हैं। और हमारा जो हार्ट होता है उसकी स्थिति यहीं पे होती है, इसी के बीच में स्थित होता है। अब यहाँ पे जगह अर्थात जो है यहाँ पे यह फैला होगा, अर्थात हमारा जो हार्ट होता है यह 70%, हार्ट का 70% भाग आपके बाईं ओर स्थित होता है। हार्ट का 70% भाग बाईं ओर स्थित होता है। स्थित होने का कारण क्या है? क्योंकि जो हमारा बायां लंग्स है वहाँ पे इस तरह की संरचना है, इसको रखने के लिए आपके हार्ट को, इसी को नाच कहते हैं। वही हमने पीछे पढ़ा कि जो हार्ट का स्थान है वो आपका नाच है। इतनी बात हो गई। चलिए अब हम आते हैं फिगर पर, और वहाँ से एक एक चीज़ को देखेंगे। चलिए यहाँ पे आपको एक हार्ट की संरचना दिख गई होगी। यहाँ पर जो चित्र हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह हार्ट की वास्तविक संरचना नहीं है,
इस संरचना सिर्फ और सिर्फ हार्ट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बनाई गई है, ना कि यह हार्ट का हुबहू रूप है। सिर्फ इसके माध्यम से हम आसानी से हार्ट के कार्यविधि को समझ सकते हैं। चलिए इसके हम कार्यविधि को समझने का प्रयास करते हैं और इसके जो पार्ट हैं उनको देखेंगे और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपकी यह मांसपेशी है, यहाँ पे सेप्टम मांसपेशी, देखिए ये आपकी मांसपेशी है जो इसको ऊपर और नीचे दो भाग में डिवाइड कर दे रही है, ऊपर और नीचे का। जो ऊपर का भाग हो गया, ऊपर के भाग को अलिंद कहते हैं और नीचे के भाग को नीले कहते हैं। तो ऊपर को हम लोग अपर कहते हैं अलिंद और नीचे का आपका नीले। तो अब अलिंद ऊपर वाले को कहेंगे और नीले कहेंगे। नीले और अलिंद को जिस मांसपेशी के माध्यम से वह मांसपेशी जो अलिंद और नीले को अलग कर रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम मसल। यानी कि सेप्टम नाम की मांसपेशी जो होती है वह अलिंद और नीले को अलग करती है और यहाँ पे है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हमारी मांसपेशी जो इसको दो भागों में अलग कर रही है। तो आपकी एक मांसपेशी ये हो गई, यहाँ पे ये सारी की सारी जितनी मांसपेशियाँ हैं सभी को मांसपेशियों को सेप्टम मांसपेशी के नाम से जानते हैं। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, सेप्टम और स्टर्नम। स्टर्नम आपकी थी एक हड्डी थी जिससे पसलियाँ जुड़ी होती थी, और आपकी यहाँ सेप्टम मांसपेशी है जो कि आपके हार्ट को चार चैम्बर में, चार कोष्ठ में, आपके हार्ट को चार कोष्ठ में बांटने का काम करती है मांसपेशी। सेप्टम मसल्स है, सेप्टम मांसपेशी है, और जबकि वहाँ स्टर्नम हड्डी थी जो कि आपके पसलियों को जोड़ती थी। शायद दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बात हो गई। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ब्लड में अशुद्ध रक्त इंटर करता है, वहाँ से देखते हैं। अब देखिए जो अशुद्ध रक्त है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अशुद्ध रक्त का तात्पर्य होता है कि वह खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, उसी को अशुद्ध रक्त कहते हैं। और वहीं पे जब शुद्ध रक्त की बात करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा, प्रतिशत मात्रा अधिक हो, उसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं। अब देखिए जो अशुद्ध रक्त होता है, जो हमारा दायां अलिंद होता है, इसमें अशुद्ध रक्त हमारे पूरे शरीर से आता है। हमारे पूरे शरीर से किसके माध्यम से आता है, तो आपकी दो चीज़ें आती हैं, आपकी सुपीरियर वेना कावा और आपकी इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सुपीरियर वेना कावा क्या होता है और इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है और इसका कार्य क्या है। तो देखिए जो सुपीरियर वेना कावा होता है वह आपके शरीर के मध्य भाग से ऊपर के, शरीर के मध्य भाग के ऊपर के जो भी अंग हैं वहाँ से आने वाले अशुद्ध रक्त को लाती है। यानी कि आपके हेड के ऊपर गला, आपका मस्तिष्क हो गया, वहाँ से जो भी अशुद्ध रक्त है वो आपके सुपीरियर वेना कावा के माध्यम से आपके दाएं अलिंद में आता है। लेकिन वहीं पर जब हम इन्फीरियर वेना कावा की बात करते हैं तो इन्फीरियर वेना कावा का कार्य होता है, जैसा कि चित्र में हमने इसको नीचे बना रखा है, इसको ऊपर कर दिया है। तो ऊपर का तात्पर्य हो गया कि जो हार्ट से जो ऊपर की जो हमारे अंग हैं वहाँ से आने वाला शुद्ध रक्त वो आपका सुपीरियर वेना कावा लाएगा, और इन्फीरियर वेना कावा आपके हार्ट के नीचे के, यानी हार्ट और हार्ट के नीचे के जो भी आपके अंग हैं वहाँ से जो अशुद्ध रक्त है उसको लाने का काम कौन करेगा, इन्फीरियर वेना कावा। यानी कि यहाँ से अशुद्ध रक्त आपके दाएं अलिंद में प्रवेश करेगा। इतनी बात हो गई। अब देखिए जब यहाँ से अशुद्ध रक्त आपके दाएं अलिंद में प्रवेश कर गया, प्रवेश करने के बाद ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि सेप्टम मांसपेशी, आपके सेप्टम मांसपेशी पे यहाँ पे हमने देखे 3 वाल्व बना रखा है। यहाँ देखिए 3 वाल्व होता है, इसकी संख्या 3 है, इसीलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में त्रिवलनी कपाट के नाम से और इंग्लिश में ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड का ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि 3 वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहीं से क्वेश्चन आपका पूछता है कि हमारे हार्ट की जो आवाज़ होती है कैसी होती है, लबडब की आवाज़ होती है, तो यही ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ आपका डाइकस्पिड वाल्व,
इन्हीं का स्पीड वालों के माध्यम से हम जो है लब डब की आवाज़ को सुनते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से जो अशुद्ध रक्त था जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी, ट्राइक स्पीड वाल्व के माध्यम से अगर वाल्व नहीं रहता, जब इसमें संकुचन प्रकुचन होता है तो आपका ब्लड जो अशुद्ध था आपके पुनः जो है दाएं लिंग में आ जाता, अर्थात आगे की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। इसलिए यहाँ पे वाल्व की व्यवस्था की गई। यहाँ पर 3 वाल्व, इसे ट्राइक स्पीड वाल्व के नाम से जानते हैं। अब देखिए हमारा जो अशुद्ध ब्लड था वह कहाँ गया, दायां निलय आ गया, यानी कि नीचे आ गया तो निलय में आ गया। अब जब निलय में यहाँ से आ जाता है तो यहाँ से आपका ब्लड जो है ये जुड़ जाता है, किससे जुड़ जाता है, पाल्मोनरी धमनी यानी कि फुसफुस धमनी। पाल्मोनरी को हिंदी में फुसफुस कहते हैं। अब देखिए पाल्मोनरी धमनी जो होती है अशुद्ध रक्त को कहाँ पे लेके जाती है, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि आपके लंग्स में ले जाती है अशुद्ध रक्त, जो कि आपके सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के माध्यम से जो आपके हार्ट में अशुद्ध रक्त आया था, और यहाँ पे देख रहे हैं ट्राइक स्पीड वाल्व के माध्यम से ये आपके दाएं निलय में आया, और दाएं निलय से आपके पाल्मोनरी धमनी अथवा फुसफुस धमनी के माध्यम से ये आपका कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जब धमनी और सिरा का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो धमनियाँ होती हैं आपके शरीर के गहराई में स्थित होती हैं, और धमनियों में आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, उसका रंग जो है रेडिश होता है। लेकिन यहाँ पे जब पाल्मोनरी धमनी की बात आई तो धमनी तो आ गया, लेकिन पाल्मोनरी धमनी की बात होती है तो यहीं पर उल्टा हो जाता है। और यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि वह कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता, तो आपकी पाल्मोनरी धमनी। तो यह इसको पाल्मोनरी धमनी किससे जुड़ी होती है, आपकी वह जुड़ी होती है, एक साइड से जुड़ी होती है आपके दाएं निलय से, और दूसरी तरफ आपके लंग से जुड़ी होती है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जो हमारा अशुद्ध ब्लड था वह कहाँ पे आ चुका है, आपके फेफड़े में। यहाँ पे श्वसन की क्रिया होगी, यहाँ पे आपकी कोशिकाएं यानी कि केशिका कैपिलरी पाई जाती है, और इन्हीं के माध्यम से ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ से जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण हो जाता है, पुनः जो है अब आपकी आती है पाल्मोनरी सिरा यानी कि फुसफुस सिरा के माध्यम से पुनः जो है, क्योंकि यहाँ पे आपका लंग्स है, लंग्स जो है ब्लड के प्यूरिफिकेशन का कार्य करता है, यानी कि अब यहाँ से ब्लड जो पाल्मोनरी सिरा के माध्यम से आगे बढ़ेगा वह कैसा होगा, शुद्ध होगा। और शुद्ध रक्त किसमें बह रहा है, पाल्मोनरी सिरा। तो इसलिए कन्फ्यूजन का क्वेश्चन बनता है, हम लोग बार बार कन्फ्यूज होते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो आंसर हो जाएगा फुसफुस सिरा या पाल्मोनरी सिरा। और पाल्मोनरी सिरा के माध्यम से जो हमारा ब्लड होता है वह आपके बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। तो अर्थात बाएं अलिंद में जब प्रवेश करेगा यह कैसा ब्लड होगा, शुद्ध रक्त होगा। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त होगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। अब देखिए जब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, यहाँ पे आ गया, अब पुनः यहाँ से पंप होकर के हमारे शरीर के विभिन्न अंगों कोशिकाओं तक जाने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यहाँ पे जब आपके बाएं अलिंद में आ जाता है, बाएं अलिंद के बाद आपके डाइकस्पिड वाल्व, यानी कि यहाँ पे 2 वाल्व आप लोग देख रहे हैं, सेप्टम मांसपेशी में 2 वाल्व, इसलिए इसे डाइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व के नाम जानते हैं। उसी को हिंदी में द्विलनी कपाट के नाम से जानते हैं, या इसको बाइकस्पिड वाल्व के नाम जानते हैं। और इसी वाल्व के माध्यम से आपके बाएं निलय में आपका शुद्ध रक्त आ जाता है, और यहीं पे संकुचन प्रकुचन की जब क्रिया होती है तो आपका वाल्व एक वन वे होता है, सिर्फ और सिर्फ इससे ब्लड आपका नीचे आ सकता है। इस तरह का वाल्व यहाँ पे देखने को मिलता है, इस तरह की संरचना कुछ देखने को मिलती है। अब देखेंगे इसमें जब इधर प्रेशर पड़ेगा तो खुल के आ जाएगा, लेकिन जब इधर डालेंगे तो जब ये दबेगा, देखिए अगर इस तरह से हम देखें, इस तरह से संरचना मिलती है। अब देखिए इस तरह जब इधर प्रेशर पड़ेगा तो ये खुल जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इधर खुल जाएगा आपका ये वाला, इधर खुल जाएगा। लेकिन जब अगर हम इस तरह से प्रेशर डालेंगे तो ये आपके इस पर प्रेशर पड़ेगा तो आपका ये जो है इसमें सट जाएगा, चिपक जाएगा, जिससे आपके मार्ग को अवरुद्ध कर देगा, यानी कि जो हमारा ब्लड होगा वह ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसमें जब संकुचन की क्रिया होगी तब यहाँ से आप लोग देखेंगे कि यहाँ से फिगर के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नली पाई जा रही है, जो कि कौन सी है, महाधमनी। इसी महाधमनी के माध्यम से पंप होकर के जो हमारा शुद्ध रक्त है, जो कि आपके फेफड़े से, आपके लंग से प्योरीफिकेशन होकर ब्लड आया है,
और यह ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है, यानी कि कोशिकाओं तक आपका सप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, ब्लड के प्यूरिफिकेशन की बात हो गई, कैसे कैसे कहाँ पे कौन सा अंग था। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी बीच की मांसपेशी, सेप्टम मांसपेशी, इस पे इस प्रकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। इस संरचना को हम पुरकिंजे तंतु के नाम से जानते हैं, पुरकिंजे तंतु के नाम से जानते हैं। और जिस धमनी के माध्यम से ब्लड आपका पूरे शरीर में प्रवाहित होता है उसको हम महाधमनी, अरोटा के नाम से जानते हैं, अओटा के नाम से जानते हैं। महाधमनी के माध्यम से रक्त आपके, महाधमनी उसका नाम ही महाधमनी है, यानी कि यह जो आकार में मोटी होगी और यहीं से जो है आपका ब्लड जो है आपके पूरे शरीर में सप्लाई होगा शुद्ध रक्त। चलिए, तो आपका जो हृदय था, आपको पता है कि 2 मांसपेशियों से ढका है। यहाँ पे देखिए एक मांसपेशी आपके दिख रही है, ऊपर दिख रही है, बीच में इसके कुछ द्रव्य पाए जाते हैं। ये जो मांसपेशी होती है इसको पेरिकार्डियम मांसपेशी के नाम से, पेरिकार्डियम मसल्स के नाम से जाना जाता है, और जो इसके बीच में द्रव्य होता है इसको पेरिकार्डियम फ्लूइड के नाम जानते हैं। इस द्रव्य की आवश्यकता क्या है? तो पेरिकार्डियम फ्लूइड जो होता है, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर भी, जैसे हम लोग वहाँ पे देखते हैं गर्भावस्था में शिशु को देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड का सिर्फ कार्य यही होता है कि वह आघात से बच्चे की रक्षा करना, क्योंकि बच्चा नाजुक है। उसी प्रकार से आपके नाजुक अंग हैं, हृदय जो है आपका एक नाजुक अंग है, और इसी की रक्षा करने के लिए, बाहरी आघात से रक्षा करने के लिए यहाँ पर आपके पेरिकार्डियम फ्लूइड की व्यवस्था होती है, जो कि आपके बाहरी आघात से रक्षा करता है। तो पेरिकार्डियम फ्लूइड हो गया, और आपकी जो परत हो गई आपकी पेरिकार्डियम हो गई। यहीं से एक चीज़ और जान लीजिए, जो आपके हार्ट की मांसपेशी होती है, जो सबसे बाहर की मांसपेशी होती है, इसे पेरिकार्डियम कहते हैं। सबसे बाहर की मांसपेशी जो आपका हृदय है, हृदय की सबसे बाहर की मांसपेशी पेरिकार्डियम, और जो मध्य की मांसपेशी होती है उसको मायोकार्डियम, और जो आपके सबसे अंदर की मांसपेशी होती है इसको एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई होगी। सबसे बाहरी परत को पेरिकार्डियम, मध्य भाग को मायोकार्डियम, और आपके सबसे अंदर के भाग को एंडोकार्डियम। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो हार्ट है ये आपके कितने कोष्ठकों में बटा है? आपके 4 कोष्ठकों में। कौन सी मांसपेशी बांटती है? तो आपकी सेप्टम मांसपेशी बांटती है। अब देखिए, जब सेप्टम मांसपेशी हमारे हार्ट को 4 भागों में बांट दे रही है, तो सबसे बड़ा आपका चैम्बर या कोष्ठक कहें, सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा है? तो आपका जो आपका ये चौथा है, यानी कि जिस कोष्ठक के माध्यम से, अर्थात बायां निलय कह सकते हैं, बायां निलय ये आपका सबसे बड़ा कोष्ठक होता है। ये आपका जो चैम्बर है ये सबसे बड़ा होता है, और बड़ा के साथ साथ यह सबसे मजबूत होता है। मजबूत किस में होता है? क्योंकि इसी के संकुचन से ही आपके पूरे ब्लड में, आपके पूरे शरीर में ब्लड का प्रवाह होता है। अर्थात ये आपकी सबसे बड़ा चैम्बर होता है, सबसे बड़ा चैम्बर के साथ साथ सबसे मजबूत होता है। इतनी बात हो गई, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत। आप लोग यहीं पे एक संरचना देख रहे होंगे, आपका कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी देखिए हमने यहाँ पे बना रखा है, कोरोनरी धमनी। अब जो कोरोनरी धमनी होती है यह हार्ट की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम करती है। यानी कि जो आपके हार्ट, जो आपके हृदय की जो मांसपेशियां हैं जो कि कार्यरत हैं, उनको भी ऊर्जा के लिए, कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इन ऑक्सीजन की सप्लाई इनको कौन करेगा? ये तो पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, अब इनको भी कोई चाहिए कि जो इनको भी ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहे, तो उसके लिए आपकी कोरोनरी धमनी है। कोरोनरी धमनी यानी कि हार्ट की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करती है। अब देखिए, जब कोरोनरी धमनी में ही आपके ब्लॉकेज आ जाते हैं, ब्लॉकेज का मतलब यही हो गया जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर यानी जमा हो जाता है यहाँ पे आपके केशिका में, तो जमा हो जाने पर इसका मार्ग बाधित होने लगता है। तो आपको लोग देखते हैं कि बाईपास सर्जरी की जाती है। तो बाईपास सर्जरी जो की जाती है आपके कोरोनरी धमनी में की जाती है। जैसे कि देखिए, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया और जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई है वह यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है,
तो उस स्थिति में किया क्या जाता है, यहाँ से काट कर करके और एक नली के माध्यम से हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इसी को कहते हैं बाईपास सर्जरी, हार्ट बाईपास सर्जरी। ये बात हो गई। यहीं पे मैं भूल गया था, यहाँ पे देखिए यस ए नोड, आपसे हमेशा यस ए नोड की स्थिति पूछता है। यस ए नोड की स्थिति कहाँ पे होती है, जिसको पेसमेकर के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थिति की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं इसकी स्थिति यहाँ पे होती है, और यह जो है आपका करंट पैदा करता है, जिससे कि इसके संकुचन प्रकुचन में सहायता करता है। और इसकी स्थिति आपसे पूछता है तो आपके यस ए नोड की स्थिति जो होती है आपके दायां अलिंद में होती है, यानी कि दाएं अलिंद में होती है। यस ए नोड की स्थिति कहाँ पे होती है, दाएं अलिंद में होती है। चलिए अब हम लोग हार्ट से संबंधित कुछ टर्म को जान लेते हैं। तो हार्ट से संबंधित अगर हम टर्म की बात करेंगे तो चलिए देखिए, तो चलिए हार्ट संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए एक जांच की जाती है जिसका नाम होता है ईसीजी। इसका आपसे फुल फॉर्म बार बार पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफ नहीं होता है, और आपका ऑप्शन में ग्राफ जरूर दे देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें एक ग्राफिंग की जाती है इस तरह से, तो हम लोग जो है ग्राफ को रट लेते हैं और देखते हैं ग्राफिंग होती है, इसलिए जिसे ग्राफ को जोड़े। लेकिन इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो मतलब आपका हृदय हो गया, और जी से ग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर इसके बाद की खोज की बात करें, ईसीजी की खोज किसने किया था, तो इनका नाम आता है इंथोवेन। इनकी खोज इंथोवेन ने किया था। ईसीजी के द्वारा हम हृदय संबंधित बीमारियों का पता लगाते हैं, और आपके जिसमें PQRS तथा T वेव मिलती हैं, जिनका हम स्लोप देखकर बीमारियों का अंदाज़ा लगाते हैं स्लोप देखकर। यानी कि जैसे कि हमारी जो हार्ट वेव आपकी चलती है कुछ इस प्रकार से, ऐसे 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 ऐसे, तो हम लोग देखते हैं कि यह कितनी ऊंचाई तक जा रही है, इसका स्लोप कैसा है। इन्हीं चीज़ों को देख करके हम बीमारियों का अंदाज़ा लगाते हैं हार्ट से संबंधित। अब देखिए यहाँ पे देखें स्लोप बहुत अधिक है, यहाँ पे देखेंगे स्लोप बहुत कम है, इनकी ऊंचाई कितना है। कई सारे ऐसे मानक होते हैं जिससे हम लोग बीमारियों का, जो लोग इसके अनुभवी होते हैं, प्रैक्टिस किए हुए होते हैं, इसको देख करके समझ जाते हैं। और इसमें आपकी कौन कौन सी वेव मिलती हैं, PQRS और T। चलिए इतनी बात हो गई, और एक दो चीज़ को जान लेते हैं। अगर यहीं से आपके हार्ट से संबंधित आपके चैम्बर को पूछता है, किसको पूछता है, चैम्बर को पूछता है, और यहीं से आपका, जैसे हमने पहले बताया, शरीर का सबसे व्यस्तम अंग आपका कौन सा है, आपका हार्ट है। दूसरा सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है, आपका मस्तिष्क है। और हम लोग देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है वह पंप करने का काम करता है, इसलिए इसको पंपिंग आर्गन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगर हम बात करें यहीं पे जंतु की बात कर लें, और उनमें हृदय कोष्ठक की संख्या, यानी कि चैम्बर संख्या, चैम्बर नंबर इन हार्ट, यानी हार्ट में चैम्बर की संख्या की बात कर लें, तो अगर देखिए हम मछली की बात करें, मछली में आपके 2 चैम्बर पाया जाता है। तो हम इस तरह से बात याद कर सकते हैं, मछली जल की रानी है, आपका रानी में 2 अक्षर है, इसलिए इसमें 2 चैम्बर। अब देखिए वहीं पर आपका उभयचर, आपके उभयचर में आपका जनरली कछुआ हम लोग देख लेते हैं। आपका उभयचर कछुआ, मेढक, 2 आपके दोनों हैं, उभयचर कछुआ भी है, उभयचर आपका मेढक भी है। तो हम चाहे कछुआ लिखें चाहे आपका मेढक लिखें, मेढक। आप देखेंगे दोनों में 3-3 अक्षर है, जो कि जनरली हम लोग जानते हैं, बहुत सारे इस तरह के हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग नॉर्मल यहाँ पे देखते हैं कछुआ मेढक 3 अक्षर है, तो इनमें भी 3 चैम्बर। जैसे भी आप याद कर सकते हैं। सरीसृप
सरीसृप में देखेंगे कि आपका सरीसृप में देखेंगे तो इनमें चैम्बर की संख्या कितनी होती है? 3। जबकि वहीं पर अपवाद स्वरूप अगर मगरमच्छ की बात करें तो इसमें आपका चैम्बर की संख्या होती है 4 मगरमच्छ में। पंछी में बात करें, पंछी में आपके 4 चैम्बर पाए जाते हैं। स्तनधारी में, कोई भी स्तनधारी हो, स्तनधारी में चैम्बर की संख्या 4 होती है। आपके सबसे अधिक चैम्बर की संख्या आपके काकरोच में पाई जाती है। काकरोच, जिसको हम लोग तेलचट्टा कहते हैं, इसमें कुछ चैम्बर की संख्या 13 पाई जाती है। चलिए, यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि मछली के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त ही बहता है। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि मछली के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त बहता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, हम लोग कहते हैं कि हमारा हृदय जो है थकता नहीं है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जब से जन्म होता है, बल्कि जन्म क्या, बूढ़ावस्था में 3 माह के बाद आपका हार्ट धड़कने लगता है और जीवन पर्यंत यह धड़कता रहता है। जिस दिन रुक जाता है उस दिन हम जिंदगी के क्रियाकलाप से रुक जाते हैं, अर्थात मृत्यु हो जाती है। तो जमने थकने का जो कारण होता है वह हमारे लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। यानी कि हृदय की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव नहीं होता है। पता आपको है, हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कहीं पर भी दर्द होता है, दौड़ते हैं, दौड़ नहीं पाते, कारण क्या है? क्योंकि हमारी मांसपेशियों, पैर की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा हो गया है और यही लैक्टिक एसिड हमें जो है दौड़ने नहीं दे रहा है। अब जबकि हार्ट की मांसपेशी आपके जन्म से, बल्कि गर्भावस्था से ही आपका कार्य करना चालू करती है और आपके जीवन पर्यंत कार्य करती रहती है। आपके 2 धड़कनों के बीच यह आराम कर लेता है 0.3 सेकंड का, लेकिन बाकी और अंग काफ़ी लंबे समय तक 5 घंटा, 6 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा का आराम कर लेते हैं। यह आपका अंग बहुत नगण्य लगभग आराम करता है। अर्थात इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें थकावट नहीं होती। थकावट होने का कारण क्या था कि वहाँ उस मांसपेशी में लैक्टिक एसिड का जमाव, और थकता नहीं, अर्थात इसकी मांसपेशियों में, यानी कि हृदय की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव नहीं होता है। चलिए, 1-2 पॉइंट और देख लीजिए, पुनः हम क्लास को समाप्त करेंगे। हार्ट का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण प्रथम बार, फर्स्ट टाइम हार्ट का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण आपका 3 दिसंबर 1967 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन, साउथ अफ्रीका का एक शहर है केप टाउन, के शहर केप टाउन में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। इतनी बात हो गई। भारत में हार्ट का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण, अगर भारत की बात करें भारत में, तो इसका डेट आपका आता है 31 अगस्त 1994 में। कहाँ पे? आपका एम्स, AIIMS, एम्स का आपको पता है न्यू दिल्ली में है। और इसमें आपके न्यू दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर वेणुगोपाल राव के द्वारा किया गया था। चलिए, और आपके कृत्रिम हृदय को आपके जैविक 7 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, यहीं पर हम हार्ट को समाप्त करते हैं और हम लोग हार्ट के बहुत ही बारीक पॉइंटों को, बिंदुओं को जानने का प्रयास किया हमने। और इसमें अगर कहीं पर भी कुछ छूटा हो
यदि आपको कहीं पर भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपके जानकारी में कुछ पदोन्नत हुई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जानने पहचानने वाले लोगों को इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। पुनः मिलता हूं किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर।